हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं अमिता माली गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी से बॉटनी डिपार्टमेंट से आपके पेपर सेकंड बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड को मैं ले रही हूँ। तो पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने स्टार्ट कर दिया था ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म को समझेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये विवाद रहा था कि एंजियोस्पर्म का उद्भव कैसे हुआ है। कई स्टडीज़ हुई, उसके बाद ये एस्टेब्लिश्ड हो गया कि एंजियोस्पर्म का जो उद्भव है वो बहुस्रोतभवी या पॉलीफाइलेटिक या पैकीफाइलेटिक था। और ये भी माना जा सकता है कि इस प्रकार के पादप कभी प्रकृति में उपस्थित नहीं थे जिनसे आज के एंजियोस्पर्म विकसित हुए होंगे, किंतु काल्पनिक रूप से हम ऐसे पादपों की कल्पना कर सकते हैं जिनमें आज उपस्थित सभी विभिन्न प्रकार के एंजियोस्पर्म समूह के पादपों के विशेष लाक्षणिक गुण, जैसे कि द्विनिषेचन, रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, पराग कणों का बीजांड से कुछ दूरवर्तिकाग्र पर अंकुरित होना तथा फल का बनना आदि सभी गुण उपस्थित थे, किंतु एक भी ऐसा गुण अनुपस्थित नहीं था जो आज के किसी भी एंजियोस्पर्म समूह में पाया जाता है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि पादपों को एंजियोस्पर्म की श्रेणी में रखने के लिए मान्य गुणों के रूप में ये जो भी कैरेक्टर्स हैं वह सभी लक्षण अलग अलग दिशाओं में एनाटॉमिकल व वेजिटेटिव व फ्लोरल वर्ल्स के विकास के क्रम में सीक्वेंसली या देखें तो क्रमशः पृथक पृथक रूप से विकसित हुए होंगे। किंतु ये जो सभी गुण हैं, ये कुछ जो प्रिमिटिव है, कुछ एडवांस्ड है, या पुराने या एडवांस है, नए हैं लक्षण, आपस में इस प्रकार से घुते हुए पादपों में उपस्थित थे कि वह पादप एंजियोस्पर्म कहलाने के योग्य हो गए। अधूरे जीवाश्मीय प्रमाणों के आधार पर उपरोक्त लक्षण पादपों में कैसे वे कब विकसित हुए होंगे निश्चित तौर पर हम नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि एंजियोस्पर्म के विकास के लिए जो कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी है उसको ही हम अपना आधार बना रखा है। अब जो प्रेजेंट पीरियड में जो भी एंजियोस्पर्म हैं, जीवित पादपों को आधार बनाकर एंजियोस्पर्म के विकास को हम उन्हीं के आधार पर देखेंगे। अब क्या है कि एंजियोस्पर्म के विभिन्न कायिक व पुष्पीय संरचनाओं में पहले बढ़ती हुई जटिलता यानी कि इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है, और बाद में अनेक जनरा जो है उनमें रेट्रोग्रेसिव यानी कि प्रतिक्रमण परिवर्तन की वजह से इन संरचनाओं का सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण हुआ होगा। तो जैसे कि ये सरलीकरण हो ही चुका है, तो अब ये है कि इनका जो सिंप्लीफिकेशन है वो इन जो संरचनाओं के फ्यूज्ड या संयुग्मित होने अथवा रिड्यूस्ड होने के कारण माना जा सकता है, इनके रिडक्शन के कारण माना जा सकता है। एंजियोस्पर्म के विकास को समझने के लिए हमको इनकी एक एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स ऑफ ईच कैरेक्टर यानी कि विकासीय प्रवृत्ति की अलग अलग व्याख्या करेंगे। तो हम लास्ट में विभिन्न जो फैमिलीज़ हैं, समूह हैं, उनको हम इनकी संख्या, इनके संबंधों को जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। इनकी जो हैबिट एंड हैबिटेट है कि कैसे रहे होंगे। तो ये जो है मॉइस्ट ट्रॉपिकल या नम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एंजियोस्पर्म का उद्भव हुआ तथा आज भी अधिकांश पादप जातियाँ मुख्य रूप से या बहुतायत रूप से इन्हीं क्षेत्रों में वितरित है, एवं इन स्थलों से आज भी वैज्ञानिकों को काफ़ी नई जातियाँ मिलती रहती हैं। इन पादपों की प्रकृति श्रब, झाड़ी या काष्ठीय वुडी वृक्षवत रही होगी, ये भी साइंटिस्ट मानते हैं। अब हम इसकी पत्तियाँ देखते हैं। पत्तियों के बारे में बात करें तो जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के पर्ण कैसी रही होगी इस बारे में कोई एक मत नहीं है। कुछ कहते हैं कि ये सरल अचिन्ह किनारों वाले एकांतर पर्ण एंजियोस्पर्म का आद्य लक्षण है, किंतु दूसरी ओर टेरोडोस्पर्म की संयुक्त पिच्छाकार पर्ण व ग्लोसोप्टेरिस के सरल पर्ण के बीच कोई सह संबंध खोजना व
इन दोनों में से एक को आद्य श्रेणी प्रदान करना जब तक कि इनके मध्य के जीवाश्मीय प्रमाण नहीं मिलते वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो पहले तो ये इन पे डिस्कस चल रही थी। एंजियोस्पर्म के जो प्रिमिटिव फैमिलीज़ हैं उनमें सरल, सिंपल, अछिन्न कोर युक्त पर्ण मिलती है जैसे आद्य कुल रेननकुलसी में, किंतु अपवाद स्वरूप इसके वंश जो है क्लीमेटिस में संयुक्त पिच्छाकार या कंपाउंड पिन्नेट पर्ण मिलती है जो एक एडवांस्ड कैरेक्टर है। लेग्यूमिनेसी जो कुल है वो एडवांस की श्रेणी में आता है, वह इसमें सामान्यतः संयुक्त पर्ण पाई जाती है, किंतु क्रटलेरिया जेंशिया में या एलाइसकार्पस, इंडिगोफेरा कार्डियोफोलिया आदि में अपवाद स्वरूप सरल पर्ण मिलते हैं। अब हम ये मान सकते हैं कि जो सरल, सिंपल, अछिन्न कोर युक्त पर्ण आद्य है, क्योंकि ये मुख्यतः काष्ठीय प्रिमिटिव सब क्लास मैग्नोलिडी में मिलते हैं। इसी प्रकार मैग्नोलिडी में जालिकावत शिराविन्यास यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन युक्त पर्ण मिलती है। ये समांतर शिराविन्यास जो एक बीजपत्री पादपों का लाक्षणिक गुण है से आद्य लक्षण के रूप में मान्यता प्राप्त है। जालिकावत शिराविन्यास आद्य समूह जैसे टेरिडोस्पर्म तथा साइकेडोफाइटा में भी पाया जाता है। और अनुपर्ण के बारे में भी अगर हम देखें तो वैज्ञानिक इन्हें ऑर्गन स्वी जनरस के रूप में मानते हैं। अनुपर्ण आद्य पादपों में सामान्यतः काफ़ी कुलों में पाए जाते हैं, किंतु सिम्पटली के जो प्रागत कुल है उनके कुछ वंशों में ही देखे जा सकते हैं। और 40% साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 40% काष्ठीय पादपों में अनुपर्ण पाए जाते हैं, जबकि केवल 20% शाक्य पादपों में अनुपर्ण उपस्थित होते हैं। एंजियोस्पर्म में एकांतर पर्ण सम्मुख व चक्रिक पर्ण से आद्य मानी गई है, और ये भी देखा गया है कि जो सभी वस्कुलर प्लांट्स में इक्वेसिटोफाइटा के अपवाद को छोड़कर एकांतर पर्ण ही बहुतायत से पाई जाती है। पर्ण पर जो उपस्थित स्टोमेटा है उसमें भी रेननकुलेशियस प्रकार के स्टोमेटा प्रिमिटिव है। इस प्रकार के स्टोमेटा में द्वार कोशिका गार्ड सेल्स सामान्यतः एपिडर्मल या एपिडर्मिस सेल से घिरी रहती है और कोई भी विशिष्ट प्रकार की सहायक कोशिका नहीं होती है। विकास के दौरान 2, 4 अथवा अधिक सहायक कोशिकाओं के निर्मित होने व विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित होने के उपरांत पैरासिटिक जो रूबियसिस है व डायसिटिक कैरियोफिलेशियस है प्रकार के रंध्रों का विकास हुआ। एस्ट्रेसी में रेननकुलेशियस रंध्रों की उपस्थिति का कारण उसमें रंध्रों में सहायक कोशिका का हासिल होना अथवा प्रतिक्रमण परिवर्तन या रेट्रोग्रेसिव चेंज के द्वारा उत्पन्न सिंप्लीफिकेशन के द्वारा माना जा सकता है। इन सभी एग्जाम्पल्स में कोई भी ये नहीं है सहमत कि सरल एकांतर अछिन्न कोर तथा रेननकुलेशियस रंध्र युक्त पर्ण आद्य प्रकार के पर्णों की श्रेणी में आती है या कुछ और है। और कुछ पादप के एक पादप में कुछ आद्य गुण व प्रगत गुण भी उपस्थित हो सकते हैं, जैसे कि वस्कुलर प्लांट इक्वेसिटोफाइटा में चक्रिक पर्ण व एस्ट्रेसी में रेननकुलेशियस प्रकार के रंध्रों की उपस्थिति। सांख्यिकी के आधार पर स्टैटिस्टिकल बेसिस पर यह कहा जा सकता है कि अधिक आद्य गुण एक साथ एक ही पादप में जब उपस्थित होते हैं तब वह आद्य कुल या पादप कहलाता है तथा अधिक प्रागत लक्षणों के आधार पर प्रागत कुल कहलाते हैं। और अपवाद के रूप में हम देख सकते हैं कि आद्य कुलों में कुछ प्रागत लक्षण हो सकते हैं, दूसरी ओर जो एडवांस फैमिली है उसमें अपवाद स्वरूप कुछ प्रिमिटिव लक्षण भी मिल सकते हैं। यह भी एक मान्य तथ्य है कि पौधे में उपस्थित सभी लाक्षणिक गुण एक ही विकास की गति नहीं अपनाते, परंतु उनमें कुछ गुण विकसित हो जाते हैं। वह कुछ विकास की गति में पिछड़कर आधे रह जाते हैं, लेकिन अब चूँकि उन कुलों में अधिक संख्या में एडवांस और प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, अतः वह एडवांस और प्रिमिटिव कुलीय समूह कहलाते हैं। अब हम देखते हैं वस्क्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि संवहनी संरचनाएं। एंजियोस्पर्म की जो नोडल अनाटमी है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो तने पर उपस्थित जो शाखाएं हैं, शाखाओं में 2 लीफ ट्रेसेस, पर्ण अनुपथ,
स्टील में एक गैप से विकसित होते हैं। यह फांस, जिम्नोस्पर्म तथा आधे एंजियोस्पर्म कुल जैसे ऑस्ट्रोबिलेसी, लिलिएसी, इलिएसी, शिडेंड्रेसी आदि में पाए जाते हैं, किंतु इनकी उपस्थिति वर्बिनेसी, लैमिएसी और सोलेनेसी में क्वेश्चन मार्क करती है। और E.W. सिन्नौट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एंजियोस्पर्म की पर्व संधि को रिसर्च करके बताया कि पादपों के वर्गीकरण में पर्व संधि की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने यूनिलैक्यूलर और ट्राइलैक्यूलर और मल्टीलैक्यूलर का यूज़ किया, शब्दों का यूज़ किया। सिन्नट के अनुसार जो त्रिरिक्तकी यानी कि ट्राइलैक्यूलर प्रकार की जो पर्व संधि नोडल अनाटमी प्रिमिटिव है और इससे एक रिक्त की स्थिति उत्पन्न हुई है, यानी कि यूनिलैक्यूलर स्थिति हुई है। मल्टीलैक्यूलर नोड जो बहुरिक्त की पर्व संधि के लिए ये है कि ये एडवांस है और स्वतंत्र रूप से विकसित रिक्त स्थानों व पर्ण अनुपथ गैप्स एंड लीफ ट्रेसेस से ये निर्मित हो गई है। त्रिरिक्त की आद्य पादप समूह रेनेल्स मैग्नोलिडी के कई कुल व वंशों तथा बहुरिक्त की एपियसी तथा कई प्रागत कुलों में मिलती है। फिर जैसे कि कई साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जिंको या गिंको, टेरिडोस्पर्म, कॉर्डियाटेल्स, बेनिटाइटेलिस, कॉनिफेरल्स, एनिफेड्रा में एक जो है पर्व संधि आद्य प्रकार की है तथा विकास के दौरान त्रिरिक्तकी व बहुरिक्तकी स्थिति एक रिक्तकी से विकसित हुई है। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं, वेसलेस एंजियोस्पर्म वाहिका विहीन, वेसललेस एंजियोस्पर्म या वाहिका विहीन एंजियोस्पर्म, तो तथा जो आद्य रेनेलियन समूह के सदस्यों में ही पाई जाती है। जो कॉटलिडन है, उनके संवहन तंत्र में 2 लीफ ट्रेसेस तथा एक रिक्त की पर्व संधि यानी कि यूनिलैक्यूलर नोड पाई जाती है। तो टेरिडोप्सिडा के आद्य एक रिक्ति जो पर्व संधि है, प्रिमिटिव यूनिलैक्यूलर नोड है, उनमें कुछ एंजियोस्पर्म में बिना विकसित हुए रह गए होंगे, लेकिन जो बाकी पादपों में त्रिरिक्त की अथवा बहुरिक्त की स्थिति अधिक पर्ण अनुपथ के बनने से विकसित हुई है। तो ये तो थे इसकी वस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसके हम आगे पढ़ेंगे कि जाइलम और फ्लोएम में किस प्रकार से विकास होता है। तो जाइलम को अगर हम देखें तो आद्य प्रकार का जो जाइलम फर्न समान था, इसमें जो ट्रैकिड है इलोंगेट स्लेंडर यानी सकरी थी, जिसमें असंख्य सीढ़ीनुमा परिवेशित गर्त उपस्थित थे। इस प्रकार की वाहिनिकाएं मैग्नोलिडी के कुलों में उपस्थित है। रेनेलियन समूह के काष्ठीय एंजियोस्पर्म एम्ब्रोलेसी में टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, विंट्रोसी आदि में वाहिकाएं वेसल्स अनुपस्थित है एवं इनका जाइलम आद्य टेरिडोस्पर्म से समानता दर्शाता है। वाहिकाओं के विकसित होने में सत्य परिवेशित सीढ़ीनुमा गर्त, स्क्लेरिफॉर्म पेट्स वर्तुलाकार परिवेशित गर्त सर्कुलर बॉर्डर्ड पेट्स द्वारा विस्थापित होते हैं तथा बाद में सर्पिलाकार अथवा अनियमित रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। जाइलम में मज्जा रश्मियों विषमांग या हेट्रोजेनस भी प्रकार की होती है। अब हम फ्लोएम को देखते हैं। तो जो फ्लोएम में चालनी कोशिकाएं और चालनी नलिका जो सदस्य सीव एंड सीव ट्यूब मेंबर्स फ्लोएम में पाए जाते हैं। फ्लोएम की जीवाश्मीय संरचनाएं पूर्ण रूप से संरक्षित नहीं होती है और फ्लोएम के जो आद्य व प्रगत विकास का तुलनात्मक विवरण भी बहुत कठिन है। टेरिडोफाइटा व जिम्नोस्पर्म में क्योंकि फ्लोएम उपस्थित होता है, अतः वह आद्य प्रकार का फ्लोएम माना जाता है। इन सदस्यों के चालनी कोशिकाओं में चालनी क्षेत्र या सीव एरिया स्पेशलाइज नहीं होते हैं और चालनी पट्टिकाएं जो स्लीव प्लेट्स होती है भित्ति भागों पर या वॉल पॉट्स पर विशिष्ट रूप से संयुग्मित नहीं होती है। इनमें चालनी पट्टिकाएं कोशिका की और अरीय भित्ति रेडियल वॉल पर स्थित होती है। आद्य प्रकार का फ्लोएम आद्य जाइलम युक्त कुलों में उपस्थित होता है और सीव एलिमेंट्स लंबे व सक्रिय होते हैं एवं उनकी अंतस्थ भित्ति नुकीली टेपरिंग होती है तथा इनमें काफ़ी मात्रा में पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ पाए जाते हैं। विकास के दौरान चालनी तत्व आकार में छोटे हो गए व चालनी पट्टिका टर्मिनल भित्ति पर निर्मित हो गई। ऑस्ट्रोबेलिया तथा कुछ मैग्नोलियल्स के वंशों में अपवाद स्वरूप सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं।
या फिर सभी एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स पाई जाती है। जो एडवांस कुल है उनमें चालनी तत्वों में 2 या अधिक सहकोशिकाएं उपस्थित हो सकती हैं। आद्य फ्लोएम में फ्लोएम मृदुतक अधिक पाया जाता है तथा दृढ़ कोशिकाएं कम या अनुपस्थित होती है, किंतु प्रगत कुल में फ्लोएम मृदुतक के स्थान पर फ्लोएम फाइबर अधिक पाया जाता है। कुछ जो एडवांस फैमिलीज़ है बाइकोलेटरल संवहनपुल मिलते हैं उनमें, और ये जो अवस्था है आद्य एंजियोस्पर्म में बिल्कुल नहीं पाई जाती है। तो चालनी जो नलिका है सीव ट्यूब, उनके सदस्यों में अधिक विशिष्टीकृत विभेदित डिफरेंशिएटेड चालनी क्षेत्र सीव एरियाज अधिकतर कोशिकाओं के सिरे पर सीमित भित्ति भागों पर ही पाए जाते हैं जो चालनी पट्टिकाएं कहलाती हैं। इसके अलावा चालनी नलिका सदस्य सुस्पष्ट वर्टिकल रूप से व्यवस्थित चालनी नलिकाओं का निर्माण करते हैं जो चालनी पट्टिकाओं द्वारा संबंधित रहते हैं। इस प्रकार की जो चालनी नलिकाएं हैं वो एडवांस एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि कैम्बियम एंड वस्कुलर बंडल्स किस प्रकार से पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में। काष्ठीय आद्य पादपों में विकसित ऐदा पाई जाती थी, किंतु विकास के दौरान इसका ह्रास स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। हर्बेशियस पादपों में कम विकसित एवं अधिकतर केवल संवहनपुल के मध्य पाई जाती है तथा एक बीजपत्री मोनोकोट्स पादपों में अनुपस्थित होती है। संवहनपुलों का जो रिंग है वलय में व्यवस्थित होना आद्य लक्षण माना गया है, जो द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोटिलिडन्स फैमिलीज़ का सामान्य लक्षण है। जो एडवांस मोनोकोटिलिडन्स फैमिलीज़ हैं उनमें संवहनपुल बिखरी अवस्था में पाए जाते हैं। ये अवस्था एडवांस मानी जाती है। तो ये तो थे जाइलम फ्लोएम। अब इसके बाद बच्चों आते हैं कि फ्लोरल स्ट्रक्चर किस प्रकार से इनकी रही होगी एंजियोस्पर्म की। तो ठीक है बच्चों, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।